चलाइए। तो अभी 2 दिन थोड़ा सा आप लोग परेशान होना पड़ेगा। तो लंदन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सुविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर लियोन्स रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक एन एसे ऑफ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस 1932, याद हो जाएगा इतना बड़ा नाम, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस 1932। साक्षी याद हो जाएगा ये? जी सर, हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? यस सर। जी सर। बड़ी अच्छी बात है कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो प्रोफेसर लियोन्स थे उन्होंने एक निबंध लिखा था, एन एसे, एक निबंध, ऑन द नेचर, प्रकृति पर, और सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और इकोनॉमिक साइंस पे आधारित। कब लिखा था? 1932 में। तब आपको याद हो जाएगा। अर्थशास्त्र को कौन बोला? सर ऐसा होगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट पीपीटी नहीं दिख रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो दुर्लभता की परिभाषा में डेफिनेशन ऑफ द रेरिटी एंड लिमिटलेस में लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स के सुविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर लियोन्स ने अपने निबंध पुस्तक में नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में 1932 में अर्थशास्त्र को पूर्णतः नया दृष्टिकोण प्रदान किया। इन्होंने किसी की आलोचना नहीं की, न एडम स्मिथ की और ना ही मार्शल की। इन्होंने इसको एक अलग तरीके से क्या किया? परिभाषित किया। अब कैसे परिभाषित किया? इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वह साइंस है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के समान संबंध, परस्पर संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र तो वह विज्ञान है ना, जो मनुष्य का कोई लक्ष्य होता है, जो उसका विकल्प होता है मनुष्य का, उस विकल्प के लिए जो वह सीमित साधनों के साथ साथ उसका जो प्रयोग करता है अपने साधनों का, तो परस्पर संबंधों के रूप में मानव का जो व्यवहार का अध्ययन करता है, वही तो अर्थशास्त्र है। इन्होंने ये कहा। अब प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा की अगर व्याख्या देखें तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने मानव जीवन को निम्नलिखित तरीके से जो है वो परिभाषित किया है अर्थशास्त्र के रूप में, इकोनॉमिक्स के रूप में। उसी में सबसे पहले इनकी कोई एक परिभाषा निकल करके आती है, जो परिभाषा कहती है मनुष्य की आवश्यकताएं। भाई मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं? अरे मनुष्य की आवश्यकताएं, अरे भाई मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, कि कुछ नहीं है ये इकोनॉमिक्स का जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ना, ये कुछ नहीं है। इसको बस मेरे शब्दों को थोड़ा सा आप पकड़िए। क्या लिखा है? मनुष्य की आवश्यकताएं। तो मनुष्य की आवश्यकता क्या होती है आपको पता नहीं है? उसका लक्ष्य क्या होता है आपको पता नहीं है? अनंत और सीमित साधन, मैन्स नीड, मनुष्य की जरूरत, गोल एंड मीन्स, उसके गोल लक्ष्य क्या है, और मीन्स साधन क्या है, इन्फिनिट एंड लिमिटेड मीन्स। तो मनुष्य की आवश्यकता और लक्ष्य के साधन से आप क्या समझते हैं? जो मनुष्य की विशेषताएं क्या होती हैं, वो मानवीय असीमित होती हैं। यानी मानवीय जो मानव प्रकृति है, जो मानव भाव है, इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो बड़ी असीमित तथा अनंत होती हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है कि मनुष्य कहां तक सोच सकता है। इतना पैसा है टाटा बिरला के साथ, बिल गेट्स के बाद, फिर भी भूखे हुए हैं क्या? हाँ, एक आध तो फैक्ट्री और लग जाए। रिलायंस अंबानी अलग चिल्ला रहे हैं, अरे एक आठ जियो का फैक्ट्री क्यों ना और लग जाए, जियो 9, जियो 5, जियो 6, जियो 10, जियो 20 क्यों ना आ जाए। दुनिया भर का जो है सबमरीन केबल बिठाए जा रहे हैं समुद्र में। इतना है कि मछलियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जा रहा है, लेकिन समुद्र में सबमरीन केबलें बैठनी जो है बैठती ही जा रही हैं। तो उन्होंने कहा माननीय विशेषताओं असीमित तथा अनंत होती है। ये कहते हैं कि मनुष्य की जो चाहत होती है ना, वो अनंत होती है, तथा मनुष्य इसकी पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। बिल्कुल सही बात है।
आपकी इच्छाएं अनंत हैं। आप चाहते हैं अरे गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, बढ़िया घर हो जाए, बढ़िया बीबी हो जाए, बढ़िया जो है क्या नाम है बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, खूब बढ़िया सा घर हो, घर पे एक गाड़ी मेरी हो, एक गाड़ी वाइफ की हो। तो जैसे जैसे आपकी चीजें आपको पूर्ण होती जाती हैं, उसी तरीके से निरंतर जो है उनकी आपको अपेक्षाएं जो है वो आपको बढ़ती जाती हैं। असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन जो है सीमित होता है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास एक बिजनेस है तो 4 बिजनेस और खड़ा हो जाएगा। अरे आपके पास 1 लाख रुपया होता है, आप सोचते हो कि इसी 1 लाख रुपए में एक पान की दुकान खोल दें, फिर सोचते हो पान की दुकान तो खोल दिए, एक मोटरसाइकिल भी हो जाती। तो बस सोचना तो आपको उसी 1 लाख से है। तो क्या होती है, आवश्यकताएं जो है वो साधन सोचने के जो है वो सीमित होते हैं। ऐसी दशा में बहुत सी आवश्यकताएं अधूरी रह जाती हैं। आदमी मर जाता है, उसकी बहुत सारी, मेरी बहुत इच्छा है, आपको लोगों को मैं बता दूं, मेरी बहुत इच्छा है, मेरे पास एक गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उसी से चलता बोलता हूं। तो मेरी बड़ी अपनी एक इच्छा है कि मेरा एक सुंदर सा बंगला हो और उस बंगले में कोई रहने वाली हो। आज तक सपना पूरा नहीं हुआ, अभी तक कुंवारा बैठा हुआ हूं। तो इंसान की सोच ने और उसकी इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं। लेखक कहता है कि मानव की इच्छा का कोई अंत ही नहीं है, इतनी अनंत होती हैं। लेकिन साधन सीमित होते हैं। मेरे पास साधन है, आप बच्चों को पढ़ाना है, इसी में से 2-4 पैसा निकालना है, इनकम टैक्स सेल टैक्स की वकालत करनी है, उसी से 2-4 पैसा निकालना है, और उसी के भरोसे बंगला, बढ़िया बीबी, तो ये बढ़िया बेड, बढ़िया बिस्तरा, बढ़िया स्कूल, बढ़िया कॉलेज, सब कुछ हम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। आप लोगों को मैं पढ़ाता हूं, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत से बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चे कहते हैं सर आप बड़ा लहरिया अंदाज में पढ़ाते हैं। सबसे बच्चे अगर मुझे कहीं के लाइक करते हैं तो यूपी और बिहार के बच्चे लाइक करते हैं, बाकी जगह के उतना लाइक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको भाषा मेरी समझ में नहीं आती है। जैसे उड़िया वाली कहते हैं ना, हिंदी इंग्लिश बात करो, हिंदी समझ में नहीं आता है। दक्षिण वाले के तेलुगु आज जुड़ी थी, दोपहर में क्लास चल रही थी, तेलुगु लड़की जुड़ी थी, कह रही है कि अड़ा मंडा कण्डा मंडा कण्डा मंडा कण्डा मंडा। ने कहा ये कणमण कणमण क्या लगा के रखा है, कैन यू स्पीक मी इंग्लिश प्लीज? तो इंग्लिश में बताई कि सर मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश में बोलिए जो आप बोल रहे हैं। मैंने कहा इंग्लिश इंग्लिश यहाँ ना चलता है, कौन लिंक दिया तुम्हें, हटो यहाँ से। तो भगाना ही उसे पड़ गया। तो मेरी भी आवश्यकताएं हैं कि यार जो मैं अभी ये लैपटॉप पे ईयर क्या नाम है माइक लगा करके फिर किताब खोल करके ये होता हूँ, मेरी भी शौक है कि बढ़िया सा रूम हो, बढ़िया सा चैम्बर हो, बढ़िया सा जो है उस पे प्रोजेक्टर लगा हो, पीछे से आगे से कैमरा लगा हो, बढ़िया सा पीछे से ग्रीन कलर का पर्दा लगा हो, और बढ़िया सूट पहन के स्टेज पे खड़ा हूँ, लाइव आकर के पढ़ाऊं। मेरा भी शौक होता है, लेकिन क्या होगा, शौक की कोई कोई अंत है उसका? तो मनुष्य की आवश्यकताएं, लक्ष्य तथा साधन अनंत व सीमित साधन है। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरित करने के लिए, उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कुछ साधन हैं वो अनंत नहीं है, बल्कि वो सीमित साधन है। आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि मानवीय विशेषताएं असीमित तथा अनंत होती हैं। मनुष्य की चाहत अनंत होती है, उसका कोई अंत नहीं है, और उस अपनी चाहत के लिए मनुष्य निरंतर जो है वो प्रयास करता रहता है। असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन इंसान को मिला है वो सीमित है, और ऐसी दशा में बहुत सी आवश्यकताएं जो है वो अधूरी रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों का प्रयोग किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करे और किन आवश्यकताओं को बिना छोड़ दे। आदमी को पैसा हो तो सोचता है कि अरे यार इतना पैसा हो गया, अब कहाँ इसको खर्चा करें, कहीं यहाँ खर्चा करेंगे तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, कार ले लेंगे तो इकट्ठा 10 लाख चला जाएगा, घर लेंगे तो इकट्ठा 50 लाख चला जाएगा। तो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा निवेश करता है, 10-20 लाख रुपए। आजकल तो दहेज वहेज भी बड़ा महंगा हो गया है। हम अपने सिस्टर की शादी खोज रहे हैं, गए थे अभी 3-4 दिन हुआ गए थे, तो एक लड़का था, तो कहे कि भाई साहब, हम कहे भाई साहब क्या करते हैं, तो कहे कि हम बैंगलोर में इंजीनियर हैं। तो कहे कि अच्छा बैंगलोर में आप इंजीनियर हैं, तो कहे हाँ। तो कहे भैया, हम कहे अच्छा किस टाइप का इंजीनियर इंजीनियर है आपका? तो कह रहे हैं कि मेरा इंजीनियरिंग जो है, बताए अपना। फिर हुआ कि बैकग्राउंड वैकग्राउंड बड़ा तगड़ा था, तो बोले दहेज की बात। तो कहे कि
पता चला, वो खुल के तो नहीं बोले लेकिन शब्दों से पता चला कि उन्हें 10 लाख की गाड़ी प्लस एक 10 लाख की गाड़ी और प्लस 10 लाख रुपया भी चाहिए, यानी 20 लाख रुपया उन्हें चाहिए। तो आप बताइए हमारे जैसा मास्टर आदमी जो फुर्र फुर्र बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता है, कहाँ से 20 लाख रुपया लाएगा? हम सीधे मुंह वहां से मुड़े और घर अपने वापस आ गए। मैं सही बताऊं, मैं अपनी बहन के शादी के लिए बड़ा दुखी हुआ कि आज मेरे पास अगर 20 लाख रुपया होता तो हम इसको दहेज पे मुंह मार करके शादी कर लिए होते, लेकिन हमारे पास नहीं था पैसा और मैं एक अभागा भाई वापस आ गया। भले मैं कुंवारा हूं लेकिन मेरी सिस्टर अभी एक है, इलाहाबाद में ही पढ़ती है, प्रयागराज में, तो मुझे वापस आना पड़ा। इस बात का जो है मुझे बड़ा दुख हुआ। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब आपको ये लिखना हो कि मनुष्य नमस्ते, मैं आजमगढ़ से जानती। हाँ जयंती बताइए। कह रहे सर ये दहेज जो है ये दानव बहुत बड़ा दानव है। अरे ठीक है, अब क्या करेंगे इसके लिए, चलिए हम लोग कभी बाद में बात कर लेंगे। चलिए इसके लिए बाद में बात कर लेंगे। ये तो पढ़ाते हैं और आप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ये घटने का नाम नहीं ले रहा है। और जबकि मैं छोटे से शब्दों में अपने बस इतना कहना चाहूंगा कि एक पुरुष महिला के बिना अधूरा है, लेकिन एक महिला किसी पुरुष के बिना अधूरी नहीं है। फिर भी पुरुष इस बात को समझने के लिए नहीं तैयार है कि उसे हर जगह एक औरत की जरूरत पड़ती है। घर चलाने के लिए तो जरूरत, वंश को बढ़ाने के लिए तो जरूरत, संसार चलाने के लिए तो औरत, और बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके कारण मनुष्य जो है वो जीवित नहीं रह सकता। उन सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक महिला की जरूरत होती है, और साला उन्हीं से शादी तब तक नहीं करता जब तक उसे 10 लाख रुपए का दहेज ना मिले। तो बड़ी बुराई है। चलिए इन सब चीजों का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बट इन सब चीजों को आप जो अपने मनुष्य की आवश्यकताएं, लक्ष्य तथा साधन तथा असंत सीमित साधन में आप लिख सकते हैं। फिर आता है क्या कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। साधन तो हैं लेकिन साधन के वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज में आप देखेंगे कि रॉबिन्स के अनुसार दुर्लभ साधनों को वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भूमि पर खेती की जा सकती है और मकान निर्माण का कार्य भी किया जा सकता है। अब आप ये समझिए, यदि एक साधन का प्रयोग एक ही आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किया जा सकता है तो कठिनाई ना होती। कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब एक साधन को कई प्रकार के प्रयोग को करना पड़ता है। यह निश्चित करना होता है कि उस साधन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग कौन सा हो सकता है। भाई आपके पास एक ही जमीन हो, पता होनी चाहिए कि आपको उस पर क्या करना है। तो साधनों का क्या है, वैकल्पिक, विकल्प नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, प्रयोग है। कैसे? जमीन है, उसी पे घर भी बनाना है, दुकान भी खोलना है। तो देखिए कुछ लोग करते हैं ना, घर बनवाते हैं, आगे का अगला रूम जो है शटर बनवा देंगे, एक रहने का स्थान हो जाएगा, पीछे रहने का हो जाएगा, आगे दुकान कर लेंगे। तो वही ये समझा रहा है कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, रॉबिन्स के अनुसार दुर्लभ साधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भूमि पर खेती की जा सकती है और मकान निर्माण भी किया जा सकता है। हाँ, लेकिन यह जरूरी है कि यह पहले निश्चय तो हो पाए कि इस घर पे मकान बनेगा कि दुकान बनेगा। आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आर्थिक समस्याएं क्या है? रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स कहते हैं कि असीमित आवश्यकताएं सीमित साधन तथा उनके वैकल्पिक प्रयोग की संभावना से ही अर्थों में मानव व्यवहार चुनाव करने, चॉइस मेकिंग करने या डिसीजन मेकिंग करने के लिए बाध्य करती हैं। ये देखिए रॉबिन्स छोटा मोटा आदमी नहीं था। इसने क्या कहा, देखिए इसने कितनी बड़ी बात, हम जल्दी जल्दी पढ़ गए, आप लोग भापे नहीं होंगे, लेकिन इसने कितनी बड़ी बात बोली है। ये कहता है कि असीमित आवश्यकताएं, ऐसी आवश्यकताएं जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, सीमित साधन जिनके वैकल्पिक उपयोग की संभावना ही नहीं, अर्थों में मानव व्यवहार चुनाव करने, मनुष्य चुनाव करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, वो बाध्य करता है। अतः मानव व्यवहार के रूप में चुनाव करने की क्रिया रॉबिन्स आर्थिक की समस्या बताते हैं। वो कहते हैं कि जब मनुष्य को किसी कार्य को करने के लिए उसे सोचना पड़ जाए कि यह काम कैसे होगा, मेरे पास तो 5 ही लाख रुपया है,
और 5 लाख रुपया में मुझे 2 लाख में बेटी की शादी करनी है, 1 लाख रुपए में घर की मरम्मत करवानी है, 2 लाख रुपए में एक पान की दुकान भी डालनी है। तो इन सब मैटर को वो कहते हैं कि यही आर्थिक समस्या है। कौन कहता है आर्थिक समस्या? रॉबिन्स के अनुसार। रॉबिन्स के अनुसार जो इंसान की असीमित आवश्यकताएं हैं और उनको प्राप्त करने के लिए सीमित साधन हैं, उनके लिए वैकल्पिक प्रयोग की संभावना ही सही। क्या हो गया कि लैपटॉप कहाँ नहीं चार्ज हो रहा है? अरे भाई रुक जाओ जरा से, तो 1 मिनट। क्या हो गया? हो गया। तो वो कहे कि यही सब तो जो है आर्थिक समस्या है। इसका डेफिनेशन नहीं है कुछ, आपको अपने शब्दों में लिखना है। रॉबिन्स के अनुसार आर्थिक समस्या लिखना है तो आर्थिक समस्या में थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा अपने तरफ से लिखते हुए चले जाइएगा। तो 3 ही प्रकार की आप लोगों को समस्या निकल करके आई। तो रॉबिन्स की परिभाषा की व्याख्या में ये 3 समस्याएं आती हैं। पहली है कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, उनके लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए साधन सीमित हैं और उनकी आवश्यकताएं जो हैं वो अनंत हैं। फिर साधनों का वैकल्पिक प्रयोग है, साधन तो हैं लेकिन उनका प्रयोग करने के लिए विकल्प बहुत कम है, क्योंकि भूमि तो अक्कय है, या तो घर बना लो या तो रह लो। आर्थिक समस्या है कि 1 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, 2 लाख का घर बनवाना है, 2 लाख बिटिया की शादी करनी है, 1 लाख रुपया इस काम में रखना है, 2 लाख रुपया उस, तो बड़ा ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यही होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब आप इसको अपने शब्दों में कितना अच्छा परिभाषित कर देंगे लेखक के सामने, वो तो मतलब इसको जाना, एक एक लाइन खाली लिखना होता है कि आर्थिक समस्या क्या है, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग क्या है, मनुष्य की आवश्यकता है किसके मुताबिक, रॉबिन्स की परिभाषा के मुताबिक। तो थोड़ा बहुत हम बताए, थोड़ा बहुत आप लोग अपने तरीके से लिख लीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें, नहीं समझ में आएगा तब भी बताइएगा। तो रॉबिन्स की परिभाषा की विशेषताएं, तो अभी आप लोगों ने जो सुना वो पढ़ा, इनकी व्याख्याएं 3 थी। अब आप सुनेंगे कि उन व्याख्याओं की विशेषताएं क्या थी। तो कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन, इकोनॉमिक। तो रॉबिन्स की व्याख्या के बाद अब इनकी बात आती है कि रॉबिन्स की परिभाषाएं, फीचर ऑफ द रॉबिन्स डेफिनेशन, रॉबिन्स की डेफिनेशन की जो है फीचर्स क्या थे। तो सॉरी रॉबिन्स के फीचर्स की जो है वो डेफिनेशन क्या है, रॉबिन्स की जो परिभाषाएं उनकी विशेषताएं क्या है। हाँ ठीक है। तो रॉबिन्स की परिभाषा में पहला नाम आता है कि अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। ये कहते हैं अर्थशास्त्र जो है, जो मनुष्य का व्यवहार है उसका अध्ययन करना है, इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर है। ऐसा ये क्यों कहते हैं, ऐसा ये क्यों कहते हैं कि भाई जो है वो ऐसा कहने के पीछे इनका क्या तात्पर्य हो सकता है कि ऐसा ये क्यों कहते हैं कि अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अरे आप यही लिखेंगे, इस परिभाषा के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक मनुष्य के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। बस खत्म। अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, इसके प्रश्न में से ही आंसर को खोजना है। अर्थशास्त्र, अच्छा ये मानवीय अच्छा इंसान के व्यवहार का अच्छा अध्ययन है। तो इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो सकता है कि सामाजिक मनुष्य के अध्ययन के साथ साथ मनुष्य के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। कौन? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र समाज में तथा समाज के बाहर रहने वाले सभी मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएं जो है वो करता है। फिर क्या बात आती है? फिर कहता है कि रॉबिन्स की परिभाषा वर्णनात्मक होकर विशेषणात्मक भी है। डेफिनेशन इज नॉट डिस्क्रिप्टिव बट एनालिटिकल भी है। कैसे? ये कहते हैं कि मार्शल की तरह रॉबिन्स ने मानवीय क्रियाओं को विभिन्न वर्गों में नहीं बांटा। ये मार्शल की तरह इन्होंने मनुष्य की क्रियाओं को कई तरीके से अलग अलग करके नहीं बांटा, बल्कि उन्हें विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। उनको बताने के लिए, उनको प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने क्या किया, उसको वैज्ञानिक दृष्टि का सहारा लिया कि वैज्ञानिक दृष्टि से इसे जो है अपनाया जाए।
रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं का भी अध्ययन नहीं करते, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक मानवीय क्रिया के चुनाव संबंधी पहलू का भी अध्ययन करते हैं। अरे अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। मार्शल की तरह रॉबिन्स ने मानवीय क्रियाओं को विभिन्न वर्गों में नहीं विभाजित किया, बल्कि विश्लेषण हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक मानवीय क्रिया के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करते हैं। कैसे? सर हेलो। हाँ, बताइए नेहा जी। तो रॉबिन्स की परिभाषा में आप लिखिए, हम अपने शब्दों में आपको बता रहे हैं, किताबी ज्ञान में नहीं, इतना हमारे शब्दों में लिख लीजिए, इसे दे दीजिएगा, पेपर हो जाएगा। कि मार्शल की तरह रॉबिन्स ने मानवीय क्रियाओं को विभिन्न वर्गों में नहीं बांटा। मनुष्य की तरह रॉबिन्स ने मानवीय क्रियाओं को विभिन्न रूपों में नहीं बांटा, बल्कि उनके विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन नहीं करते, बल्कि इसके अंतर्गत प्रत्येक मानवीय क्रिया का चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन किया जाता है। तो रॉबिन्स ने परिभाषा को वर्णनात्मक, इन्होंने इसे विशेषणात्मक जो है वो बताया। फिर ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो तो वास्तविक विज्ञान है। इकोनॉमिक इज द रियल साइंस। इकोनॉमिक एक सच्चा जो है वो विज्ञान है। क्यों? एक्चुअली रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को शुद्ध व वास्तविक विज्ञान माना है, आदर्श विज्ञान नहीं। इन्होंने कहा ये आदर्श विज्ञान नहीं है, मतलब आदर्श मतलब सम्मानित विज्ञान नहीं है, ये आदर्श विज्ञान नहीं है, बल्कि शुद्ध है और वास्तविक विज्ञान है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र केवल साधनों का अध्ययन कराता है। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो केवल साधनों का अध्ययन कराता है और लक्ष्यों के औचित्य तथा अनुचित विचार पर करना उसके लिए सर्वथा बाहर है। ये क्या करता है? ये सिर्फ रियल साइंस है, लेकिन आदर्श विज्ञान नहीं है जिसका सम्मान बड़ा किया जा सके। विवेकशील प्राणी रिलेशन बीइंग, विवेकशील प्राणी के तात्पर्य है कि रॉबिन्स की परिभाषा की यह विशेषता है कि इसने मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना है। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स की ही यह परिभाषा है कि इसने मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना है तथा वह असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के बीच सही ढंग से निर्णय लेने, चुनाव करके अपने विवेक का इस्तेमाल प्रस्तुत करता है। वो ये कहते हैं कि यदि कोई अर्थशास्त्र का अध्ययन कर लेता है तो वह एक विवेकशील प्राणी हो जाता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इतना बड़ा आदमी अगर ये बात बोल करके गया, वो बेवकूफ तो होगा नहीं। वो कहता है कि अगर कोई अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है तो वह विवेकशील प्राणी हो जाता है। उसके अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता, चुनाव करने की क्षमता, विवेक का प्रमाण प्रस्तुत करने की जो है वो क्षमता हो जाती है, अपना प्रमाण करने की जो है वो क्षमता हो जाती है। तो अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो ये बात सत्य है कि अगर अर्थशास्त्र आप पढ़े तो इकोनॉमिक क्षेत्र में आपको सही निर्णय लेना आ जाएगा कि कहाँ मुझे शेयर में कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। आगे चल करके मैं सब सिखाऊंगा। शेयर में कहाँ, बैंकिंग लॉ आपको समझ में आएगा, बैंक में कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, वाद विवाद में किस स्थिति में पैसा देना है, तो ये सारी चीजें जो सीखने को मिलती है। फिर वो कहते हैं कि आर्थिक नियम सर्वव्यापी है। इकोनॉमिक लॉ इज ए ओमनीप्रेजेंट। आर्थिक नियम सर्वव्यापी है। चुनाव करने की समस्या सर्वत्र पाई जाती है। चुनाव करने वाली, चुनने वाली जो समस्याएं हैं ये सभी जगह पाई जाती हैं। लक्ष्यों की तुलना में साधनों की सीमितता का विचार एक सर्वव्यापी सत्य है जो प्रत्येक समय
प्रत्येक स्थान पर लाया जाता है। तो कहते हैं कि आर्थिक नियम जो है वो सर्वव्यापी है, चारों तरफ ये व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है। इसमें पैसा कितना भी है लेकिन चुनाव करने में जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सभी क्षेत्रों में, सभी जगह सर्वत्र जो है वो समस्याएं पाई जाती हैं। लक्ष्यों की तुलना, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा गोल है, उसकी तुलना में साधनों की सीमितता पर विचार एक सर्वव्यापी सत्य है जो प्रत्येक समय तथा प्रत्येक स्थान पर जो है वो पाया जाता है। तो फिर कहते हैं कि भौतिक कल्याण से मुक्ति, फ्री फ्रॉम मटेरियल वेल बीइंग, भौतिक कल्याण से मुक्ति। तो रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र के भौतिकवादी बंधनों से मुक्त कर दिया है। इसके अनुसार अर्थशास्त्र केवल साधनों का शास्त्र है जिनका लक्ष्यों से कोई संबंध नहीं। ये कहते हैं कि इसका कोई लक्ष्य हो, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह साधनों का एक जो है वो विकल्प है। इनका ये कहना है कि भौतिकवादी बंधनों से मुक्त कर दिया। इसके लिए अर्थशास्त्र ने क्या किया कि लोगों को भौतिकवादी बंधनों से जो मुक्त कर दिया। उनके अनुसार अर्थशास्त्र केवल साधनों का शास्त्र है। ये कहते हैं अर्थशास्त्र को साधनों का शास्त्र है ये, जिनमें किसी लक्ष्य को, जिनसे कोई लक्ष्य जो है संबंध नहीं होता। तो इतनी जब बड़ी बड़ी बात ये बोल दिए ना, तो इतने पे बात नहीं रुकी भाई। हर चीज का जो है वाद और अपवाद होता है। बहुत सारे क्रिटिज्म हुए इनके, रॉबिन्स के डेफिनेशन के, बहुत सारे अपवाद भी हुए, बहुत सारे आलोचनाएं हुई। एक थे प्रोफेसर डार्विन, श्रीमती बूटन, हॉबन्स, हॉर्न हेनरी, विस्ले, मिचल, वेवलिन तथा क्लार्क आदि जो अर्थशास्त्री थे। इन्होंने रॉबिन्स के विचारों की जो है वो बड़ी ही आलोचना की। चाय गरम गरम आ गई है मेरे पास। इन्होंने इनका अपमान करते हुए, इनके विचारों का खंडन करते हुए इन्होंने कहा कि साधन और साध्य के बीच अंतर स्पष्ट ना होना। इन्होंने कहा रॉबिन्स जी तुम बोल के तो चले गए, लेकिन ये बताओ कि साधन और साध्य के बीच अंतर ही जब स्पष्ट नहीं है, लैक ऑफ क्लियर डिटेक्शन बिटवीन द मीन्स एंड ईज, साधन और साध्य के बीच अंतर का स्पष्ट होना चाहिए। ये कहते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा में प्रयुक्त दो शब्द, जो ये प्रयोग इन्होंने दो शब्द किया, एक प्रयोग किया साधन और एक क्रिया साध्य, इनका अर्थ ही स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जो आज साक्ष्य है, आज साध्य है, वह कुछ समय बाद साधना भी तो हो सकता है। जो आज साध्य है वो कुछ समय बाद साधना भी तो हो सकता है। जैसे अध्ययन काल में किसी विद्यार्थी के लिए एमबीए का डिग्री साध्य है, परंतु डिग्री प्राप्त करने के बाद वही उसके लिए नौकरी प्राप्त करने का एक साधन बन जाती है। लेकिन ये बात सही है कि रॉबिन्स ने जब आलोचना की थी, क्या नाम है, व्याख्या की थी, और फिर उनकी जो क्या नाम है, दुर्लभता तथा सीमित संबंधी जो परिभाषाएं थी और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, उन विशेषताओं में उन्होंने दो नाम लिया तो जरूर, आप भी पढ़े हैं अभी, कि साधन और साध्य, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि साधन और साध्य के बीच का अंतर क्या है। तो साध्य मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए। साध्य मतलब होता है किसी चीज को साधना। आप गुलेल से दूर बैठे हुए पंछी के ऊपर निशाना लगाते हैं, उसके पीछे का आपका साध्य क्या होता है? मैं इसको निशाना लगाऊंगा, टाक से ऐसे मारूंगा और बकला गिर जाएगा और फिर बना के उसको खाऊंगा। ऐसा ही कुछ रहता है ना, मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ रहता होगा। तो सबने कहा कि साधन और साध्य के बीच अंतर स्पष्ट होना जरूरी है।
इसलिए उनके हम नियमों की जो है आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं इसका व्याख्यान नहीं दिया। तो इसका व्याख्यान ऐसे है कि जैसे हम आज एमबीए की डिग्री लेते हैं, आप बीए एलएलबी की डिग्री लेते हैं, ये आपका साध्य है, आपने साधा हुआ है कि मुझे डिग्री लेनी है बीए एलएलबी की। लेकिन मेरे बच्चों, इस किस चीज का साधन बनेगा? यह किस चीज का साधन बनेगा? आज तो ये साध्य है, क्योंकि आप बीए एलएलबी डिग्री लेने के लिए साध रहे हैं, ये साध्य है। लेकिन यह साधन कब बनेगा? अरे जिस दिन यह आपके पास डिग्री आ जाएगी ना, उस दिन यह आपका साधन का काम करेगी। इस डिग्री के आधार पर आप वकालत कर सकते हैं, आप कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, आप खुद की अपनी कचहरी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे, तो यह डिग्री आपके साधन मात्र काम आ जाएगी, तब वो आपका साधन बन जाएगी। और अभी वो आपका साध्य है, आप साध रहे हैं किसी तरीके से मैं बीए एलएलबी निकल जाऊं। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत तथा संकीर्ण होना, अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत तथा संकीर्ण होना, द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बीइंग ब्रॉड एंड नैरो। कैसे? एडम स्मिथ और मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में धन व भौतिक वस्तुओं को सीमित रखा। एडम, आपने पहले पढ़ा था ना कल, तो उसमें क्या था? जो मार्शल थे और एडम स्मिथ थे, इन्होंने धन पे अपना, जो धन के ऊपर इन्होंने धन की विशेषताएं बताई, धन की व्याख्या की। ठीक, इन्होंने जो है वो धन की व्याख्या की। वहीं रॉबिन्स ने कुछ अलग तरीके से अर्थशास्त्र को चुनाव की समस्या कह करके जो है इसको विस्तृत किया। इन्होंने कहा कि ये चुनाव की समस्या है, चुनाव मतलब चुनना किसी चीज का। हाँ, लेकिन रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र के क्षेत्र को अत्यधिक संकुचित कर देती है। रॉबिन्स का अर्थशास्त्र दुर्लभता संबंधी समस्याओं का तो अध्ययन करता है, परंतु इसके द्वारा दी गई परिभाषा प्रचुरता तथा आधिकारिकता कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश नहीं डालती है। जैसे बेरोजगारी, बड़े पैमाने या अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाली आर्थिक स्थिति समस्याओं पर प्रकाश जो है वो नहीं डालती। ठीक, जैसे बेरोजगारी बड़े पैमाने पर उत्पादक तथा आर्थिक मंदी जैसे समस्याओं का जन्म का कारण बनती है। या आप ये कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं का जन्म प्रचुरता के कारण होता है। 1929 में एक बार आर्थिक मंदी आई थी, उस पर एक परिणाम आया था, अगर आप लोगों को याद हो। नहीं याद होगा, मुझे पता। 1929 से तो कहां से याद होगा, मैं भी किसी का पढ़ा हुआ ही बता रहा हूं। बेरोजगारी भी मानवीय साधन की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। बेरोजगारी भी, जो वो कहते हैं, बड़ा समझदार व्यक्ति था रॉबिन्स, उसने जो कहा उसकी आलोचना करने वाले भी थोड़ा समझदार। तू कहे देखिए, बेरोजगारी आती कब है? अरे बेरोजगारी तभी आती है जब इंसान की असीमित आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। देखिए, जब आप पढ़ते रहेंगे ना, तो कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें जो है निकल करके आएंगी, जिनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके घर में बेरोजगारी आती है, मंदी आती है, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है? जो ये क्या नाम है, रॉबिन्स के जो क्या नाम है, मिचेल, वेबलिन, बिस्ले, हेनरी, श्रीमती बूटन, हॉबसवर्थ, डार्विन, इन लोगों का ये कहना है कि वो इसलिए आती हैं क्योंकि मनुष्य की जो है वो चाहत जो है वो अनाप शनाप होने लगती है। कब ये पैमाना किया गया था? 1929 में, जब आर्थिक मंदी चरम सीमा पर आई थी। तो बेरोजगारी भी मानवीय साधन की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। दुनिया भर का पैसा है तो गाड़ी ले लिए, घोड़ा ले लिए, तुरंत जो मोटरसाइकिल नहीं ले लिए, बड़की कार ले लिए। तो इन सब जो समस्या, जो आपके साधन बढ़ते हैं, उन साधन के कारण भी बेरोजगारी जो है वो आती है।
यदि रॉबिन्स की परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाए तो आर्थिक समस्याएं अनसुलझी रह जाएंगी, जिससे अर्थशास्त्र क्षेत्र का कोई बयानबाजी जो है वो नहीं हो पाएगा, यानी संकुचित हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो मानव व्यवहार सदैव विवेकी नहीं होता। ये कहते हैं कि मानव व्यवहार जो है सदैव विवेकी नहीं होता है। ये ना है कि हमेशा जो है पैसा पा जाएगा तो चालाके रहेगा, ऐसा नहीं है। पैसा पा गया तो उसकी चाहत बढ़ गई, वो खर्च भी कर देता है। रॉबिन्स ने अपने अध्ययन में, जब इन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया मनुष्य के ऊपर, तो उन्होंने कहा मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है। ये बात तो सही है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी माना जाता है। मनुष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने सीमित साधनों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि इंसान सोच समझ करके ही जो है वो प्रयास करे, जबकि मनुष्य उत्साह और विवेक से छोड़ देता है। वे सामाजिक रीति रिवाज, जल्दबाजी के लिए आर्थिक निर्णय लेता है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्थाएं और सामाजिक जो है समाज में रहने वाले व्यक्तियों, ये सारी चीजों को आप बड़ी बातें समझ रहे हो कि सुखी बनाना, सुखी चाहता, सुख की चाहत, सुख की चिंता मन को हरती, ऐ हरि तुम क्या करते हो जग में आके। जबकि मनुष्य उत्साह में अपना विवेक छोड़ देता है। जैसे कैसे? सामाजिक रीति रिवाज, जल्दबाजी में लिए गए आर्थिक निर्णय, ये सब भी जो है क्या कारण बनते हैं? बेरोजगारी के जो है वो कारण बनते हैं। ये लिखा था, पढ़ा दिए लग रहा है हेडिंग में। ये तो हम पढ़ा ही दिए, चौथा देखते हैं क्या। अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान ही नहीं बल्कि कला भी है। ये कहते हैं अर्थशास्त्र एक विज्ञान ही नहीं, विशुद्ध विज्ञान ही बल्कि कला है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ना माना, बल्कि इन्होंने आधुनिक शास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं बल्कि आदर्श विज्ञान कला है। क्योंकि एक ओर तो विवेचना विश्लेषण की सहायता से अनेक आर्थिक नियमों का निर्माण अर्थशास्त्र में किया जाता है, और दूसरी ओर अर्थशास्त्र इन नियमों समूहों का व्यावहारिक जीवन में उपयोग करके मानव जीवन को सुखी और अत्यंत सुखी जो है वो बनाता है। अतः अर्थशास्त्र विशुद्ध वास्तविक विज्ञान के साथ कला भी। वो कहते हैं कि यही सुनो, ये जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से व्यवहारिक जीवन में जो मनुष्य को सुखी बनाता है। क्यों? क्योंकि वह उनके अंदर विवेचना और विश्लेषण करने की क्षमता को पैदा करता है। ये सब इनकी आलोचनाएं हुई थी, वो थोड़े में लिख के भाग गए थे, तो लोगों ने कहा लोगों ने इनको थोड़ा बढ़िया समझा दिया जाए। जब मनुष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने सीमित साधनों का प्रयोग समझकर करता है, तो क्या हो गया? जब ये मनुष्य को ही बदल देती है, मनुष्य के विचारों को बदल देती है, तो यह एक कलावान है, यह अर्थशास्त्र कला है। तो मानव संभार सदैव विवेकी नहीं होता है, तो अर्थशास्त्र विशुद्ध विज्ञान नहीं होता है बल्कि कला भी है। क्योंकि एक और विवेचना क्या करती है? अर्थशास्त्र एक और विवेचना करता तथा एक और विश्लेषण की सहायता से अनेक आर्थिक नियमों का निर्माण अर्थशास्त्र में किया जाता है। दूसरी ओर अर्थशास्त्र इन आर्थिक नियमों का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करके मानव जीवन को अधिक सुखी बनाता है, और अर्थशास्त्र विशुद्ध वास्तविक विज्ञान के साथ कला भी है। कहता है कि अर्थशास्त्र जो है ना, ये अपने जो नियम है उन नियमों का समव्यवहार करा करके मनुष्य जीवन उपयोगी और उसको सुखी बनाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मनुष्य को जीवन को बदल दे रहा है वह कोई कलाकार ही हो सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र को इन्होंने कलाकार की उपाधि भी दी। इन्होंने कहा कि विशुद्ध विज्ञान ही नहीं, यह एक कला भी है अर्थशास्त्र। सामाजिक पक्ष को महत्व ना प्रदान करना। सामाजिक पक्ष को महत्व ना प्रदान करना। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र में समाज के अंदर तथा समाज के बाहर रहने वाले सभी व्यक्तियों को विषय माना, परंतु आलोचकों का मत है कि अर्थशास्त्र में केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों का ही अध्ययन करना चाहिए।
इसमें कुछ है नहीं, इसमें देखिए कुछ है, सामाजिक पक्ष को महत्व ना प्रदान करना। ये कहते हैं कि समाज को पूरे इसका महत्व नहीं बतलाया जाता है, बल्कि इन्होंने कहा, क्या कहा कि अर्थशास्त्र केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों का ही अध्ययन करता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र की अवहेलना, समष्टि अर्थशास्त्र की अवहेलना, इग्नोरिंग मैक्रो इकोनॉमिक। अभी आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे, कल हो सकता है, कि माइक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक में क्या अंतर होता है। अभी देखिए शब्द यहां से आना शुरू हो गया। कहां थे, सामाजिक पक्ष। ठीक है, तो सामाजिक पक्ष हो गया। समष्टि अर्थशास्त्र की अवहेलना, रॉबिन्स ने निर्णय या चुनाव की बात कहकर अर्थशास्त्र को केवल एक कीमत सिद्धांत तक सीमित नहीं कर दिया। उन्होंने अर्थशास्त्र के व्यापक पहलू पर ध्यान दिया, परंतु सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के साथ सर्वत्र इन्होंने अवहेलना की। लेखक संतुष्ट नहीं हुए। एक मिनट रुक जाइए जरा सा, दरवाजे में। बल्कि वो कहे कि ये जो रॉबिन्स है ना, इन्होंने गलत किया। इन्होंने गलत किया। इन्होंने कहा कि रॉबिन्स ने निर्णय या चुनाव की बात कहकर अर्थशास्त्र को केवल कीमत सिद्धांत तक ही सीमित कर दिया। ये कहे कि जो रॉबिन्स हैं, इन्होंने ये जो बात कही ना, चुनाव, निर्णय, चुनाव, ये सब बात कह करके इन्होंने इसको जो है कीमत इसकी लगा दी, कीमत सिद्धांत तक इसको सीमित कर दिया। लेकिन उन्होंने अर्थशास्त्र को व्यापक पहलू पर उसका ध्यान नहीं दिया, परंतु उसकी सूक्ष्म अवस्था में सर्वत्र जो है वो अवहेलना ही हुई। मत दीजिए, जब बताया जाए तो खाना निकल, कहाँ है खाना निकाल दिया यार? नहीं, खाना नहीं निकालना चाहिए ना, आपको जाना है, आप चली जाइए। क्लास हमारी लेट हो रही है, आपकी नहीं लेट हो रही है। कितनी बार कहा गया आपको, किचन में खाना निकाल करके आप चली जाया कीजिए, हम खा लिया करेंगे। तो डेली आइए, फिर डेली शाम को बनाइए। एक दिन आएंगे, एक दिन शाम को बनाएंगे तो एहसान करेंगे, हम शाम को बना दिए यार। जाइए, हम कल बात करेंगे आप। हम्म फिर अर्ध विकसित देशों पर लागू नहीं होती है। वो कहते हैं कि जो अर्ध विकसित देश हैं, उन पर यह जो है अर्थशास्त्र जो है वो लागू नहीं होता है। तो रॉबिन्स की परिभाषा अर्ध विकसित देशों की समस्याओं के संबंध में लागू नहीं होती। इन देशों में आर्थिक साधन तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु उनका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता। इसलिए इन देशों की समस्या आर्थिक विकास की समस्या है। फिर एक लास्ट लाइन निकल करके आती है कि जटिल परिभाषा व आर्थिक नियम। तो रॉबिन्स की परिभाषा कठिन है। आलोचक कहते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा कठिन है, साधारणतः इसे समझने में कठिनाई होती है। और रॉबिन्स ने आर्थिक नियमों को उतना ही निश्चित, अटल व सही मान लिया है जितना कि भौतिक विज्ञानों के नियमों में, किंतु अर्थशास्त्र के नियम मनुष्य के विषय में इतने निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता। वो कहते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा तो भाई बहुत कठिन है, साधारण रूप में अगर इसे देखा जाए तो इसको भाई समझा नहीं जा सकता, बड़ी कठिनाई होगी। और रॉबिन्स के जो आर्थिक नियम, ये उतने ही निश्चित, अटल तथा सही मान लिया जितना कि भौतिक विज्ञानों के नियमों में है, किंतु अर्थशास्त्र के नियम मनुष्य के विषय में इतने निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हम लोगों का जो अध्याय है, हम यहीं पे